हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, इससे पहले हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था। फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ पढ़ा था, थर्ड लॉ पढ़ा था, मोमेंटम की बात की थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन और उसमें पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको शुरू करने से पहले मैं ग्रेविटेशन आपको समझाना चाहता हूँ। ग्रेविटेशन है क्या बच्चों? देखो बच्चों, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, जो कि हर ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। हर ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा समझ में? ठीक है, हम में, आप में, ठीक है, ये चेयर, ये टेबल, ठीक है, ये ग्रीन बोर्ड, ठीक है, मोबाइल और ग्रीन बोर्ड के बीच में, मतलब हर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही होता है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ और सन के बीच में है, अर्थ और अदर प्लैनेट्स के बीच में है, ठीक है, प्लैनेट्स के बीच में है, अर्थ और मून के बीच में है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और उसे ठीक है, और भी इसमें कई बातें हैं कि भैया कि अगर जैसे अर्थ और सन के बीच में है तो वो आपस में टकरा क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है बच्चों। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अगर ऐसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये टकरा क्यों नहीं जाते? ठीक है, या जो कारें चल रही हैं सड़क पर वो आपस में क्यों टकरा जाती? ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में। ठीक है, या ये मोबाइल ब्लैक बोर्ड से क्यों टकरा जाता अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है? ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्रेविटी बोलते हो। ठीक है, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। इतनी बात आएगी समझ में बच्चों? और ये सबसे पहले जो, ठीक है, जिनको ये बात महसूस हुई थी, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जब मतलब वो, ठीक है, मतलब एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल सामने आकर गिरा था। ठीक है, तब उनके दिमाग में स्ट्रक हुआ था आइडिया कि ये नीचे क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गया? ठीक है, इधर क्यों नहीं, मतलब हवा में क्यों नहीं उड़ गया, ऐसे ही नीचे क्यों किया? ठीक है, तो वहां से उनके दिमाग में आइडिया आया कि भाई कोई फोर्स है जो उसके नीचे की तरफ खींच रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन। आगे बात समझ में? पर आप ये बोल रहे हो सर कि जैसे अर्थ, मतलब कि अर्थ खींच लेती है हमको, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक है, और मतलब आप बोल रहे हैं कि हर एक यूनिवर्स में मतलब जो ऑब्जेक्ट है हर किसी पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो अर्थ क्यों नहीं टकरा जाती है दूसरे प्लैनेट से जब उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है? या अर्थ सन से क्यों नहीं टकरा जाती? ग्रेविटेशन फोर्स है उनके बीच में। ठीक है, तो इन सब की बातें हम आगे करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को। आगे का समझें? ठीक है, इससे पहले हम पढ़ेंगे क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो बच्चों क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। ठीक है, मतलब मतलब दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, जो क्या होता है, जो वो फोर्स उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी। आई बात समझ में? अगर मासेस का प्रोडक्ट, ये दो मासेस हैं, ये दो मासेस हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन अगर बढ़ेगा तो हमारा फोर्स भी बढ़ेगा। क्लियर? एक बात ये है। दूसरी बात क्या है? ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। ठीक है, सेंटर से जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, सेपरेशन अगर बढ़ेगा तो फोर्स हमारा कम होगा। क्लियर? ठीक है, मतलब कि जैसे बच्चों, जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो मान लो कि मतलब जैसे कोई रॉकेट है, रॉकेट में रॉकेट जाता है ऊपर, वो दूर हो रहा है अर्थ से, दूर हो रहा है अर्थ से। ठीक है, ये मान लो ये रॉकेट है, ठीक है, ये अर्थ से दूर, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, दूर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो भी क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, और एक टाइम पे वो बाहर निकल जाएगा अर्थ की ग्रेविटी से। ठीक है, मतलब कि दूरी के साथ साथ हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आई बस में? मतलब कि अगर आप दो, सिर्फ हम अर्थ की बात क्यों करें, हम मतलब जो ऑब्जेक्ट है दुनिया में कोई भी, ठीक है, अगर वो दूरी बढ़ती है उनके बीच की तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? कम होता है। इतनी बात आगे समझ में?
अब जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे बच्चों, जब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारे पास ये मिल गया। क्लियर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम कैपिटल G जोड़ते हैं। ठीक है, कैपिटल G जोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, 6.67 टू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 हमें हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस करके। ठीक है, बस ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, ये यूनिट निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो देखो, जैसे यहां से हमने बोला कि F इज इक्वल टू कितना, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इस G की SI यूनिट कैसे निकालनी है, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस G को क्या करो, यहाँ पे लिख लो ऐसे। ठीक है, अब ये जो r स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, F से, है ना। तो F इंटू क्या, r स्क्वायर। ठीक है, अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, तो m1 इंटू m2 का मतलब m1 इंटू m2 ऐसे लिख लो यहाँ पर, इसको ये यहाँ डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, तो G को हम ऐसे लिख सकते हैं F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। भाई r की मल्टीप्लाई F से हो गई और m1 m2 यहाँ पर आ गया नीचे। क्लियर। अब इसके बाद देखो F क्या होता है बच्चों, फोर्स न्यूटन। ठीक है, r हमारा क्या होता है, डिस्टेंस मतलब कि मीटर स्क्वायर, अपॉन मासेस किस में होता है बच्चों, kg में। ठीक है, तो kg इंटू kg, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहां से G की SI यूनिट आ जाएगी। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों कि, ठीक है, अब इसके बाद आप ये समझें कि सर आप बोल रहे हो कि जैसे हम अर्थ पर खड़े हैं। ठीक है, हम जंप करते हैं, तो हम जैसे ये चौक है मान लो, मैं इसको फेंक रहा हूं पर ये नीचे आई। क्यों आई नीचे, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ ने इस चौक को नीचे खींचा। ठीक है, मतलब पुल किया, उसको फोर्स लगाया, ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने और थर्ड लॉ से हमने क्या पढ़ा है, न्यूटन के थर्ड लॉ से, कि एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि अर्थ जब इस चौक पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो ये चौक भी तो अर्थ पर फोर्स लगा रही होगी, तो मतलब अर्थ ने तो उसको अपनी तरफ खींच लिया, इस चौक ने अर्थ को क्यों नहीं खींचा अपनी तरफ। ठीक है, ये सवाल जो है, ठीक है, इसका आंसर ऐसे हो सकता है बच्चों। देखो जैसे हम बोलते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, पता है ना आपको, ये F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, या A इज इक्वल टू क्या, F बाय एम, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, भाई चौक का मास तो बहुत कम है, चौक का मास क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ये अर्थ की तरफ को एकदम नीचे को आएगी। ठीक है, अब अगर अर्थ की बात करें, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक्सेलरेशन तो बिल्कुल होगा ही नहीं, वहीं पर स्थिर रहेगी। कहने का मतलब ये है कि मास पर डिपेंड करता है बच्चों, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो मेरा कहने का मतलब किस पर, मास पर डिपेंड करता है। चौक का मास अर्थ के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा मास भी कुछ नहीं है। कितने बड़े बड़े मतलब चीजें हैं दुनिया में, ठीक है, कितने बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं या स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उनका मास भी अर्थ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मास अर्थ का ज्यादा है, इसी वजह से फोर्स ज्यादा लगाती है अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, तभी दूसरे ऑब्जेक्ट उस पर आकर गिरते हैं। आई बात समझ में, चाहे हमारे चाहे कोई भी। क्लियर। तो मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।